नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर बबीता काजल, चौधरी बल्लूराम गुदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जूझ रहे समर्पित युवा वर्ग के सफलता के मार्ग पर सच्चा मित्र बनकर खड़ा कॉलेज शिक्षा राजस्थान द्वारा विशेष रूप से संचालित ज्ञान सुधा सक्सेस साथी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम फिर से बात करने वाले हैं रीतिकाल के बारे में। रीतिकाल भाग 2 में आज हम बात करेंगे रीतिकालीन कवि व उनके काव्य के बारे में। इससे पूर्व यह जान लेना उचित होगा कि हिंदी साहित्य का विभाजन क्या है और उसमें रीतिकाल कहाँ पर, किस स्थान पर ठहरता है। हम नज़र डालते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास पर बहुत जल्दी से और बहुत संक्षेप में। हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास में को कितने भागों में विभाजित किया गया है और रीतिकाल जो है वो वहाँ कहाँ पर ठहरता है। हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन यद्यपि बहुत से विद्वानों ने किया है, अपने तरीके से किया है, अलग अलग तरीके से किया है, लेकिन सर्वाधिक मान्य जो विभाजन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का माना जाता है, थोड़े बहुत संशोधन के साथ में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल है, आदिकाल, जिसे नाम दिया गया है, यद्यपि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा था, लेकिन वीर गाथा काल कहने के पीछे बहुत सारी कमियां देखते हुए विद्वानों ने आदिकाल नाम को अधिक उचित माना और इसे आदिकाल के नाम से संबोधित किया। तो इसकी समय सीमा ठहरती है 1050 से 1375 विक्रम संवत। फिर हम अगले काल पर आते हैं, वह है मध्यकाल। मध्यकाल को बहुत अधिक बड़ा होने के कारण 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला था पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा भक्ति काल और जिसकी समय सीमा ठहरती है 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। फिर उसके बाद हम आते हैं तीसरे काल में, तीसरा काल अर्थात उत्तर मध्यकाल, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने नाम दिया रीतिकाल का और इसकी समय सीमा ठहरती है 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। उसके बाद जो आता है 1900 विक्रम संवत से लेकर अब तक जो चल रहा है वह आधुनिक काल कहलाता है और बहुत ज़्यादा बड़ा होने के कारण इसके बहुत से विभाजन आगे किए गए हैं। भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावाद, प्रगतिवाद, इस तरह से बहुत सारे उपविभाजन इसके अंदर किए गए हैं, लेकिन इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। बहुत सारी गद्य की विधाओं का विकास होने के कारण आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है। तो आज हम जिस काल के बारे में बात करने वाले हैं वह है रीतिकाल। रीतिकाल के कवि और इसके काव्य के बारे में, कवि और उनके काव्य के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में कवियों के कालक्रम को लेकर अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। इस दृष्टि से रीतिकाल के कवि और उनके काव्यों को याद किया जाना, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। रीतिकाल के कवि व उनके काव्य पर जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो नाम आता है वह है केशव, आचार्य कवि केशवदास। उनके जीवन काल पर दृष्टिपात करें तो वह ठहरता है विक्रम संवत 1612 से विक्रम संवत 1674 और अगर हम इसे परिवर्तित कर दें ईस्वी सन में तो वह ठहरता है 1555 ईस्वी से 1617 ईस्वी तक। आपका जन्म मध्य प्रदेश के ओरछा में हुआ और पिता का नाम काशीनाथ था। आपके पिता भी ज्योतिष के विद्वान थे और ये माना जाता है कि शीघ्र बोधा नामक ज्योतिष ग्रंथ भी आपने लिखा था। इसके अतिरिक्त केशव जी के बारे में बात करें तो केशव जी अलंकारवादी कवि थे, चमत्कार प्रदर्शन की भावना उनमें थी और प्रवर्तक कवि भी उन्हें माना जाता है। आपने भामह, उद्भट व दंडी के काव्य सिद्धांतों का अनुसरण किया और संस्कृत साहित्य के प्रकांड पंडित भी थे केशव कवि। राज्याश्रय से संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। आचार्य केशवदास जो हैं वो महाराजा रामशाह के छोटे भाई और जो ओरछा नरेश मधुकर शाह थे उनके पुत्र महाराजा इंद्रजीत सिंह जी के राज्याश्रय में रहते थे। उनका राज्याश्रय उन्हें प्राप्त था। इसके अतिरिक्त रुद्र प्रताप व ओरछा नरेशों ने भी आपको राज्याश्रय दिया था, उनके वह भी आपके आश्रयदाता थे। यही कारण था
कि ओरछा दरबार में आपको विशेष सम्मान प्राप्त था क्योंकि आप अलंकारवादी आचार्य थे, इसलिए भामह, उद्भट व दंडी का अनुसरण आपने अपने काव्य में किया है। अब हम आपकी रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। आपके प्रामाणिक ग्रंथ 9 माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम रसिक प्रिया ग्रंथ की बात करें तो 1591 ईस्वी की यह रचना मानी जाती है और यह काव्य शास्त्रीय संबंधी रचना है जिसमें नायिका भेद का, श्रृंगार का और रस निरूपण का वर्णन है। इसके 16 प्रकाश हैं और कई बार ये प्रश्न भी आता है प्रतियोगी परीक्षा में कि इसका आधारभूत ग्रंथ कौन सा है। तो रसिक प्रिया का आधारभूत ग्रंथ है रुद्र भट्ट का श्रृंगार तिलक। दूसरे ग्रंथ के बारे में बात करें तो वह है रामचंद्रिका, जिसका उन्होंने रचना करी थी 1601 ईस्वी में और यह अपने आप में एक महाकाव्य है, प्रबंधात्मक काव्य है और इसके बारे में भी यही प्रश्न पूछा जाता है कि इसका आधारभूत ग्रंथ कौन सा है। तो वाल्मीकि रामायण इसका आधारभूत ग्रंथ माना जाता है और इसके अतिरिक्त रामचंद्रिका ग्रंथ को इसकी संवाद योजना के लिए भी जाना जाता है। केशवदास की संवाद योजना विशेष रूप से उल्लेखनीय है रामचंद्रिका में, चाहे वो भरत कैकेयी संवाद हो, अंगद रावण संवाद हो या हनुमान रावण संवाद हो, ये अपने आप में बहुत ही अनूठा और अलग है। रामचंद्रिका में 39 प्रकाश हैं और इसके अतिरिक्त रामचंद्रिका के संबंध में जो एक उल्लेखनीय बात यह है कि इसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। इतनी छंदों की विविधता है इसमें, छंदों की को प्रयोग किया है, अनेक अनेक छंदों का प्रयोग किया है केशव ने कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। डॉक्टर बर्थवाल ने रामचंद्रिका के संबंध में कहा है कि रामचंद्रिका फुटकर कविताओं का संग्रह प्रतीत होती है। इसी तरह से एक बात और कही जाती है रामचंद्रिका के बारे में कि इसकी रचना केशवदास जी ने एक रात में की थी। और दूसरी बात यह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल रामचंद्रिका के संबंध में एक कहते हैं कि हनुमान नाटक, प्रसन्न राघव, अनर्घ राघव, कादम्बरी और नैषद की बहुत सी उक्तियों का अनुवाद केशवदास जी ने रामचंद्रिका में किया है। अब हम कवि केशव द्वारा रचित कवि प्रिया के बारे में बात करते हैं। यह भी 1601 ईस्वी में रचित रचना है उनकी और इसके बारे में कहा जाता है कि जो महाराजा इंद्रजीत हैं उनकी एक गणिका जिसका नाम राय प्रवीण था और जो केशव की शिष्या थी, राय प्रवीण को काव्य शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए, काव्य की शिक्षा देने के लिए आपने ये कवि प्रिया नामक जो ग्रंथ है इसकी रचना की थी। यह एक अलंकारवादी रीति ग्रंथ है, अलंकार पर आधारित रीति ग्रंथ है, जिसकी लोकप्रिय पंक्तियों की भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि कई बार पंक्तियों के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। कवि प्रिया की यह पंक्तियां हैं, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सुवरस सुव्रत, भूषण बिनु न बिराजई, कविता बनिता मित। इस तरह से कवि प्रिया उनका रीति ग्रंथ है। रीति ग्रंथ उनके 3 हैं जिसमें कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाला का नाम लिया जाता है। इन पंक्तियों में भी केशवदास जी ने यही कहा है कि कविता हो चाहे बनिता, काव्य हो चाहे स्त्री हो, आभूषण के बिना सुशोभित नहीं होती है। केशवदास जी द्वारा रचित एक और ग्रंथ है जिसका नाम है रतन बावनी। इसकी रचना केशवदास जी ने 1606 ईस्वी में की है और यह प्रशस्ति ग्रंथ है। प्रशस्ति ग्रंथ अर्थात प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ। मधुकर शाह के पुत्र रतन सेन की प्रशस्ति इसमें केशवदास जी ने की है, यशोगान किया है उनका। 1607 में रचित एक और रचना है वीर सिंह देवचरित। यह केशवदास जी की प्रशस्ति पूर्ण रचना है जिसमें केशव जी ने इंद्रजीत के अनुज वीर सिंह जी का यशोगान किया है, अर्थात यह भी एक प्रशस्ति ग्रंथ है। विज्ञान गीता उनका एक और ग्रंथ है जिसके बारे में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। विज्ञान गीता की रचना केशवदास जी ने 1610 ईस्वी में की थी। यह भी एक प्रबंधात्मक रचना है। विज्ञान गीता के संबंध में जो 2 बातें ध्यान रखने की हैं विशेष रूप से, वह यह है कि विज्ञान गीता ग्रंथ मूल रूप से प्रबोध चंद्रोदय जो संस्कृत का ग्रंथ है उसका अनुवाद है
और दूसरी विशेष बात विज्ञान गीता के संबंध में यह है कि इसके विषय वस्तु को लेकर प्रश्न पूछा जाता है। तो इसकी विषय वस्तु इसमें प्रतीक शैली में आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया गया है मूल रूप से, और दार्शनिक सिद्धांतों का इसमें निरूपण किया गया है। केशवदास जी की एक और रचना के बारे में बात करते हैं। उस रचना का नाम है जहांगीर जस चंद्रिका, और इस रचना का निर्माण किया, इस रचना को लिखा केशवदास जी ने 1612 ईस्वी में, और यह भी एक प्रशस्ति ग्रंथ है जिसमें जहांगीर के यश का बखान किया गया है। और जहांगीर कौन है? जहांगीर महाराजा इंद्रजीत सिंह जी के छोटे भाई वीर सिंह देव, जिनके लिए भी प्रशस्ति ग्रंथ लिखा केशवदास जी ने, उन वीर सिंह देव जी के मित्र हैं जहांगीर, और उनके लिए भी प्रशस्ति ग्रंथ लिखा है केशवदास जी ने, जिसका नाम है जहांगीर जस चंद्रिका। अब हम केशव जी के दो और ग्रंथों की बात कर लेते हैं जिनका बहुत ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, ये दोनों ग्रंथ भी केशवदास जी द्वारा ही रचित हैं, और वे दोनों ग्रंथ हैं नखशिख और छंदमाला। ये नखशिख की रचना 1600 ईस्वी में मानी जाती है, और छंदमाला की रचना 1602 ईस्वी में मानी जाती है। नखशिख, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इसमें नखशिख सौंदर्य का वर्णन है। और किसके नखशिख सौंदर्य का वर्णन है? इसमें राधा जी के नखशिख का वर्णन किया गया है। दूसरा जो छंदमाला है, छंदमाला में जैसा नाम से स्पष्ट है, इसके भी यह छंदों पर आधारित ग्रंथ है। इसमें 2 भाग हैं, 77 वर्ण वृत्त अलग हैं और 26 वर्ण वृत्त अलग हैं। वृत्त का तात्पर्य यहाँ छंदों से है, अर्थात अगर स्पष्ट रूप से कहा जाए तो छंदमाला ग्रंथ जो है वो छंदों के लक्षण इसमें दिए गए हैं उदाहरण सहित, इसीलिए इसको लक्षण ग्रंथ भी माना जाता है। तो यह थी केशवदास जी की प्रमुख रचनाएं। अब हम केशवदास जी के बारे में कुछ और जानकारी भी प्राप्त करते हैं। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, हृदयहीन कवि कहा जाता है। उनकी द्रूह भाषा और अलंकार के प्रयोग के कारण उन्हें हृदयहीन कवि भी कहा जाता है। कल्पना व मस्तिष्क का योग जिस कवि ने किया है, वहाँ पर भी केशव का नाम लिया जाता है। और अगर उनके वैराग्य के ग्रंथ के बारे में पूछा जाता है कि वैराग्य पर लिखित उनका ग्रंथ कौन सा है, तो वह है विज्ञान गीता। इसी तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव जी को शब्द क्रीड़ा का कवि भी कहा था। आपकी भाषा, केशव जी की भाषा जो है वो ब्रज भाषा है, लेकिन ब्रज भाषा संस्कृत से प्रभावित है। क्यों? क्योंकि वे संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, इसलिए उनकी भाषा संस्कृत से प्रभावित है। लेकिन उन्होंने अपने काव्य में अन्य भाषा के शब्दों का प्रयोग भी यथा आवश्यक, यथा स्थान, जहाँ जरूरत है वहाँ पर किया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में विषय को गहराई से और बारीकी से अध्ययन करने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि आरएस हो, चाहे नेट, जेआरएफ हो, चाहे रीट हो, उसमें विषय से संबंधित बारीकी को देखने के लिए, उसकी जांच के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। मसलन हिंदी साहित्य में जब हम रीतिकाल की बात करते हैं तो बहुत एक बारीक सा एक छोटा प्रश्न बनता है कि केशवदास द्वारा रचित काव्य शिक्षा का ग्रंथ कौन सा है, उसका नाम बताइए। तो वह ग्रंथ है कविप्रिया। इस तरह से और एक प्रश्न पूछा जाता है कि रामचंद्रिका में केशवदास जो हैं वो किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रहे हैं। तो रामचंद्रिका में सर्वाधिक सफलता केशवदास को संवाद योजना में प्राप्त हुई है। इसी तरह से मुक्तक ग्रंथ के लिए पूछा जाता है, मुक्तक ग्रंथ केशव के कौन कौन से हैं, तो वहां पर हम नाम लेंगे रसिक प्रिया, कवि प्रिया और नखशिख का। इसी तरह प्रशस्ति ग्रंथ पूछे जाएंगे अगर, तो हमने उनकी रचनाओं पर बात करते हुए भी बताया है। तो प्रशस्ति ग्रंथ हैं उनके रतन बावनी, जिसमें उन्होंने रतन सेन की यशोगान किया है, और वीर सिंह देवचरित जिसमें वीर सिंह का किया है, और जहांगीर जस चंद्रिका उनके प्रशस्ति ग्रंथ है जिसमें जहांगीर का गुणगान किया गया है। अगर पूछा जाता है कि केशवदास द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ कौन से हैं, तो हम नाम लेंगे रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला का।
इस तरह से यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि तुलसीदास जी ने केशव को किस संज्ञा से विभूषित किया है। तो तुलसीदास जी ने केशव को प्राकृत कवि भी कहा है। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि छंदों का वर्णन किस ग्रंथ में किया है केशव जी ने, तो उत्तर होगा छंदमाला। इसी तरह से अगर प्रश्न पूछा जाता है कि केशव जी ने जितने भी अलंकार ग्रंथ रचित किए हैं या रचना की है, इनका प्रेरणा स्रोत कहाँ है, क्या है, तो हम बताएंगे कि उनका प्रेरणा स्रोत है भामह, दंडी और अलंकार शेखर। एक 12 मासा ग्रंथ को लेकर भी विवाद है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि यह उनकी 1600 ईस्वी में रचित रचना है, जबकि किरण चंद्र शर्मा जैसे जो विद्वान हैं ये मानते हैं कि यह अलग से रचना न होकर कवि प्रिया का ही एक भाग है। यहाँ यह उल्लेख कर देना फिर से आवश्यक है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास जी को रीतिकाल का प्रथम कवि नहीं माना है और चिंतामणि को उन्होंने रीतिकाल का प्रथम कवि माना है और प्रवर्तक कवि भी माना है। यह थी आचार्य कवि केशवदास जी के बारे में, जिन्होंने नीति निरूपण किया, लक्षण ग्रंथ लिखे और रीतिबद्ध कवि कहलाए। उनके बारे में जानकारी, जो भी प्रश्न इस पर बन सकते हैं वो सभी इसमें समेटने का प्रयास किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और रीतिबद्ध कवियों में से दूसरे कवि के बारे में बात करते हैं और वे कवि हैं चिंतामणि त्रिपाठी। रीतिबद्ध कवियों में चिंतामणि त्रिपाठी का नाम प्रमुख है। आपका जन्म जिला कानपुर टिकमापुर में हुआ और संवत 1666 विक्रम संवत में आपका जन्म माना जाता है। चिंतामणि त्रिपाठी कुछ स्थानों में लाल मणि या फिर मणिलाल के नाम से भी लिखते रहे हैं, इसलिए कुछ स्थान पर इनके ये दो नाम भी मिलते हैं। एक बात और जो बहुत उल्लेखनीय है वह यह है कि रीतिकाल के लोकप्रिय प्रसिद्ध कवि भूषण और मतीराम के आप जो हैं वो बड़े भाई थे। भूषण मतीराम आपके छोटे भाई थे और इसके अतिरिक्त एक जटाशंकर नाम से भी आपके भाई थे, जो लेखक ही थे लेकिन बहुत ज़्यादा विख्यात नहीं हो पाए। इस तरह से हमें यह याद रखना होगा कि लाल मणि और मणिलाल के नाम से कौन कवि लिखते रहे हैं, और यह भी कि भूषण मतीराम और जटाशंकर के जो बड़े भाई हैं वह कौन थे, यह पूछा जा सकता है। जहाँ तक राज्याश्रय का प्रश्न है कि आपको किसके राजा का आश्रय प्राप्त हुआ, तो उसमें सबसे प्रमुख नाम है शाहजहाँ का। शाहजहाँ के साथ साथ जैनुद्दीन अहमद, उसके बाद चित्रकूटाधिपति रुद्र शाह सोलंकी, ये वही चित्रकूटाधिपति रुद्र शाह सोलंकी हैं जिन्होंने भूषण की उपाधि से विभूषित किया। उसके पश्चात नागपुर के भोंसला राजा मकरंद शाह जो हैं, उनका आश्रय भी, उनके दरबार का आश्रय भी आपको प्राप्त हुआ। जिस तरह से यह प्रश्न पूछा जाता है कि केशवदास जी ने कौन सी परंपरा का अनुसरण किया, वैसे ही यह भी पूछा जाता है कि चिंतामणि त्रिपाठी ने किस परंपरा का अनुसरण किया। तो जहाँ केशवदास जी ने भामह और दंडी की अलंकार परंपरा को पकड़ा था, वहीं चिंतामणि त्रिपाठी ने उस परंपरा को त्याग कर मम्मट व विश्वनाथ की रसवादी दृष्टि का अनुसरण किया। चिंतामणि त्रिपाठी के बाद के जितने भी रीतिवादी आचार्य हुए, उन्होंने भी चिंतामणि त्रिपाठी की परंपरा को पकड़ते हुए भी मम्मट व विश्वनाथ की रसवादी दृष्टि को ही अपनाया। अब हम बात कर लेते हैं चिंतामणि त्रिपाठी की रचनाओं के बारे में। आपने अपने जीवन काल में 9 रचनाएं लिखी हैं, 9 रचनाओं की रचना की है, जिसमें से 5 उपलब्ध हैं। पहले हम 9 रचनाओं के नाम ले लेते हैं। वे है रस विलास, छंद विचार, पिंगल, कवि कुल, कल्पतरु, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार, कवित्व रामायण और श्रृंगार मंजरी। ये उनके द्वारा लिखित 9 ग्रंथ हैं। और जो उपलब्ध ग्रंथ हैं वे कौन से हैं? कवि कुल कल्पतरु, रस विलास या रस मंजरी, छंद विचार पिंगल, कृष्ण चरित और श्रृंगार मंजरी। ये उनके द्वारा लिखे हुए उपलब्ध ग्रंथ हैं। इन सभी ग्रंथों में कवि कुल कल्पतरु
चिंतामणि त्रिपाठी की सबसे महत्वपूर्ण रचना है। 1707 विक्रम संवत में जिसकी रचना की गई थी और ये एक लक्षण ग्रंथ है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और एक तरह से चिंतामणि त्रिपाठी की ख्याति का मुख्य आधार भी यही ग्रंथ है। चिंतामणि जी ने काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का ब्रज भाषा में अनुवाद मुख्यतः किया है और इसलिए उनके कवित्त रामायण ग्रंथ को छोड़कर शेष सभी ग्रंथ जो हैं वो रीति ग्रंथ ही हैं। इनके द्वारा रचित छंद विचार पिंगल की जानकारी शिव सिंह सरोज नामक पुस्तक में भी दी गई है। श्रृंगार मंजरी आपके द्वारा लिखित और सबसे बाद में प्रकाश में आने वाली रचना है, हाल ही में प्रकाश में आई है और इसकी विशेषता ये है कि तेलुगु लिपि में लिखित संस्कृत के गद्य ग्रंथ का ब्रज भाषा में पद्यबद्ध अनुवाद श्रृंगार मंजरी में किया गया है। क्योंकि चिंतामणि रसवादी कवि थे इसलिए आपके काव्य में श्रृंगार, वीर, वात्सल्य और भक्ति का उद्रेक दिखाई देता है। पंक्तियाँ देखिए, अवलोकनी में पलकें न लगे, पलकों अवलोकी बिना ललके, पति के परिपूर्ण प्रेम पगी, मन और सुभाव लगे न लके। इस तरह से एक जो रसवादी आचार्य होने के कारण आपके जो काव्य हैं उसमें भावों का उद्रेक दिखाई देता है। इसके लिए आपने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और इन पंक्तियों में भी हमने देखा कि आपकी भाषा की विशेषता है माधुर्य, मधुरता, लालित्य और एक अनुप्रासमयता आपकी भाषा में स्पष्ट दिखाई देती है जो आपकी भाषा को बहुत प्रभावशाली बना देती है। चिंतामणि ने अपने अधिकांश ग्रंथों में साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश का सहारा लिया है और कवि कुल कल्पतरु में काव्य की परिभाषा दो परिभाषाएं दी हैं उन्होंने। एक साहित्य दर्पण से प्रभावित है जिसमें वो कहते हैं बत कहाऊ रस में जो है कवित कहावै सोए, और दूसरी जो काव्य प्रकाश से वह इस प्रकार है कि सगुण अलंकारण सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ बारो कवित विविध कहत सब कोई। रीति काल के जिस तीसरे कवि के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं वे हैं कुलपति मिश्र का रचना काल संवत 1724 से संवत 1743 माना जाता है। आप आगरा के रहने वाले थे और कुलपति मिश्र का मूल नाम माथुर चौबे था। कई बार इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आप संस्कृत के आप प्रकांड पंडित थे। आपके पिता का नाम परशुराम मिश्र था और सबसे उल्लेखनीय और रेखांकित करने वाली बात यह है कि कवि बिहारी जो रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं वो कुलपति मिश्र के मामा जी थे और अर्थात जो कुलपति मिश्र हैं वे बिहारी जी के भांजे थे। तो जब राजश्री से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है किस राजा के दरबार में रहे वो, तो हमें दोनों चीज़ें याद रखनी होंगी कि कवि बिहारी जो हैं वो महाराजा जयसिंह के दरबार में रहते थे और उनके भांजे कुलपति मिश्र महाराजा जयसिंह के पुत्र राय सिंह के दरबार में रहते थे। अर्थात राजा जयसिंह के पुत्र राय सिंह के दरबार का आश्रय कुलपति मिश्र को प्राप्त था। कुलपति मिश्र की रचनाएं जैसा कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं उनकी सबसे उल्लेखनीय यह वास्तव में 1727 में प्रकाशित हुई थी वह रचना है, उसका नाम है रस रहस्य। यह प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है कि किसी भी कवि की रचना को लेकर कि उसका आधारभूत ग्रंथ कौन सा है या वो किसका छायानुवाद है या किससे प्रेरित है। तो रस रहस्य क्योंकि कुलपति मिश्र की बहुत महत्वपूर्ण रचना थी तो यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो किस आधार पर लिखा गया।
कुलपति मिश्र द्वारा रचित रस रहस्य मम्मट के काव्य प्रकाश के आधार पर लिखा गया उनका ग्रंथ है। तत्कालीन प्रचलित ग्रंथों में अपेक्षाकृत प्रौढ़ रचना यह मानी जाती है कुलपति मिश्र जी की। और इसके अतिरिक्त भी कुलपति मिश्र जी ने कुछ ग्रंथ लिखे जो इनका उल्लेख इस प्रकार से है। उन्होंने द्रोण पर्व लिखा जो 1737 संवत में लिखा गया, युक्त तरंगिणी 1743 संवत में लिखा। इसके अतिरिक्त नखशिख लिखा, संग्रह सार लिखा, एक गुण रस रहस्य नाम से भी उन्होंने ग्रंथ लिखा जो 1724 संवत में लिखा गया। इस तरह से उन्होंने अपने काव्य में जिस भाषा का प्रयोग किया वह थी ब्रज भाषा। हाँ, कहीं कहीं पे उन्होंने बीच में प्राकृत भाषा का भी मिश्रण किया है। प्राकृत के शब्द भी उनकी भाषा में हमें। यह थी कवि कुलपति मिश्र के बारे में जानकारी। आज हमने रीति काल के 3 कवियों के बारे में जानकारी प्राप्त की है, केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी और कुलपति मिश्र। ये तीनों ही रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। आज हमने इन कवियों के जीवन परिचय के बारे में और इनकी रचना प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आज की महत्वपूर्ण टिप यही है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसको लिख कर याद करने का प्रयास करेंगे और उसको बार बार दोहराते रहें। कवियों के बारे में जानकारी बहुत हमारी बीच में मिल जाती है एक दूसरे के साथ में। उसका तरीका यही है कि हम उसको टेबल बनाकर उसको याद करें और उसको दिमाग में बैठा कर रखें, और हो सके तो हम उसको अपने सामने इस तरह से चार्ट बनाकर लगा लें कि बार बार हमारी दृष्टि उस पर जाए और हम उसको बार बार याद करते रहें। अगले वीडियो में फिर से हम कुछ कवियों के बारे में, रीति काल के कवियों के बारे में, रीतिबद्ध कवियों के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।